नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बिहार में बहार है, अब शब्दों की भरमार है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जी हां, कल हमने इस पर चर्चा नहीं की थी, आप जानते हैं, क्योंकि हमने परसों इस पर चर्चा की थी जब नीतीश कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। कल पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार ने हालांकि अपने बयान के लिए जो उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने वाला जो एक अभद्र भाषा का जो उन्होंने बयान दिया था संसद माफ कीजिएगा विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली थी। ऐसा लगा कि वास्तव में शायद वो शर्मिंदा हैं, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अब ऐसा साफ है कि उन्होंने शर्मिंदा होने के कारण माफी नहीं मांगी थी, बल्कि उन्होंने ये विवाद खत्म ना हो, उनके जी का जंजाल ना बने, उनकी राजनीतिक जो हैसियत है उस पर असर ना पड़े, जो उनका राजनीतिक कद है वो छोटा ना हो, और जो वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उस सपने को ठेस ना लगे, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा था कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, बड़े सारा कुछ कहा था। लेकिन एक दिन बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी एक अनुसूचित जाति के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक बड़ी खबर और बताना जरूरी है। मेरा आज का विषय है जबान बेलगाम। नीतीश कुमार पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पे चर्चा करना जरूरी है। और मैं बड़ी खबर पे आता हूं, और बड़ी खबर पर जब मैं आऊंगा तो आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि हमने दरअसल कल नीतीश कुमार के मुद्दे पर बात नहीं की थी, और कारण सिर्फ यही था, हमें लगा कि शायद नीतीश बाबू शर्मिंदा हैं, वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे साफ है कि वो शर्मिंदा नहीं हैं, और इसीलिए उन्होंने आज भी तू तड़ाक करी। दो टूक में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा आपको एक बड़ी खबर और बतानी है, और वो बड़ी खबर आपने कल दो टूक देखा होगा। जरा इस कैमरे पर आइए, मैं दर्शकों से बात करना चाहता हूं। इस कैमरे पर आइए। दरअसल आपको ये अच्छी तरह से याद होगा कि मैंने कल जो हमने चर्चा की थी दो टूक में, कल दो टूक में हमारी चर्चा महुआ मोइत्रा पर थी, और महुआ मोइत्रा पर अब जो है वो बड़ी खबर आ गई है। महुआ मोइत्रा पर बड़ी खबर क्या? कल हमने जो दो टूक में अंदेशा जताया था वो अंदेशा बिल्कुल सही साबित हुआ। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट को हमने देखा है वो एक मीडिया में रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट की जो प्रति है वो मीडिया में कुछ पत्रकारों तक पहुंची है। और जब उस कमेटी की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट में दरअसल ये संस्तुति की गई है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म की जाए। महुआ मोइत्रा पर जो एथिक्स कमेटी थी उसने महुआ मोइत्रा की जांच जब की तो ये सामने आया कि महुआ मोइत्रा ने 2019 से लेकर 2023 तक 19 बार, जी हां 19 बार उन्होंने, दरअसल उनके जो ईमेल था वहां से 19 बिल जो थे जो संसद में पेश होने थे, वो संसद में पेश होने से पहले लीक हो गए। महुआ मोइत्रा के जो लॉगिन पासवर्ड था वहां से 19 बार लीक हुए। 47 बार उनका जो ईमेल आईडी था वो दुबई से, भारत के बाहर से लॉगिन हुआ, जो उन्होंने दरअसल उसका पासवर्ड दिया था। और महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए, महंगे महंगे गिफ्ट लिए, और उसके लिए उन्होंने जो है सवाल पूछने की इजाजत दी दर्शन हीरानंदानी को। यह पूरा मामला जो है यह बड़ी खबर बन गया है। लेकिन हमने कल इस पर चर्चा की थी, आपको इसके तमाम कारणों के बारे में बताया था। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग मैं सिर्फ और बता दूं, उसके बाद आज के विषय पर आऊंगा मैं। और जो एक बड़ी चीज है वो ये कि एथिक्स कमेटी ने जो फैसला लिया है वो 6 के बदले 4 से है, यानी 4 सांसद इस निर्णय के खिलाफ थे, 6 सांसद जो हैं इसके पक्ष में थे। बहुमत से फैसला हुआ है, और जिन सांसदों ने इसके पक्ष में फैसला दिया है, यह कहा है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, उसमें कांग्रेस की एक सांसद भी हैं।
कांग्रेस की एक महिला सांसद भी है, आपको याद होगा महुआ मोइत्रा ने किस तरह से नाटक किया था, ड्रामा किया था, चीर हड़न की बात की थी, कहा महिला होने के बाद उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की एक महिला सांसद ने यह संस्तुति की है कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जानी चाहिए, उन्होंने जो कुछ किया है वो अक्षम्य है। हमने कल इस पर चर्चा की थी और आशंका हमने पहले ही जता दी थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन चलिए अब जब ये फैसला होगा, क्योंकि फैसला जो है अब इस पर निर्णय जो है वो लोकसभा स्पीकर को लेना है, इस पर जब राजनीतिक विवाद होगा तो हम इसके और पहलुओं पर बात करेंगे। कल हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। लेकिन आज एक बार फिर आता हूं नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार ने जैसे विधानसभा में, विधान परिषद में जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और उसके बाद उन्होंने अपनी निंदा की, अपनी भर्त्सना की, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर उन्होंने बिहार के एक दलित अनुसूचित जाति के एक पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तू तड़ाक करके उनके बारे में बात करी। ऐसा क्यों? दरअसल उत्तर भारत में, अगर आप उत्तर भारत के समझते हैं तो उत्तर भारत में, बिहार में, यूपी में बहुत सारे लोग अभी भी सामंती मानसिकता के हैं। उनको लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, हमारे नीचे सब लोग हैं। ये जो सामंती मानसिकता होती है, ये दलित, पिछड़ों, अनुसूचित जाति के लोगों से, गरीब गुरबा लोगों से तू तड़ाक करके बात करती है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, मैंने तेरे को ये किया, मैंने तेरे को बना दिया। ठीक उसी अंदाज में नीतीश कुमार ने आज जितेंद्र राम मांझी के लिए कहा, मैं मूर्ख था जो तेरे जैसे को मुख्यमंत्री बना दिया। यह भाषा है बिहार के मुख्यमंत्री की। आप सोचिए, जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है और देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो बार बार पलटियां खाता है, राजनीतिक दल बदलता है, राजनीतिक जो उनके हैं पैतरे बदलता है, यह व्यक्ति की जो भाषा है वो वास्तव में शर्मनाक है। दो टूक में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े जरा सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा किस तरह की भाषा का नीतीश कुमार इस्तेमाल कर रहे हैं एक पूर्व दलित मुख्यमंत्री के लिए। सुनिए जरा। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उसे। अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, सब समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बोल रहे हैं, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो ना यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियाँ है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले। तो आपने सुना, नीतीश कुमार की भाषा सुनी और जितेंद्र राम मांझी का रिएक्शन सुना। और अभी ये जो उन्होंने उसके पहले 2 दिन पहले जो महिलाओं को लेकर के विधान परिषद में जो जिन शब्दों का, जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, वो मैंने उस दिन भी आपको सुनाई थी। लेकिन आपको सेंसर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो भाषा का इस्तेमाल किया था
वो हम परिवार में बैठ करके उसको सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जिस भाषा को कोई महिला के सामने कोई कह नहीं सकता, कोई सभ्य व्यक्ति, उस भाषा का उन्होंने महिला विधायकों के सामने इस्तेमाल किया था। और एक बार नहीं, दो बार किया था। एक बार गलती होती है, एक बार स्लिप ऑफ टंग होती है, लेकिन जब वही भाषा दो बार दोहराई जाती है तो मतलब साफ है कि आपके दिमाग में यहां पर जो है वो भाषा है, गंदगी यहां पर है। गंदगी शब्दों में तो बाद में आती है, पहले गंदगी की शुरुआत यहां होती है। इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और एक बार फिर वो जो उन्होंने माफी मांगी, जो उन्होंने कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं, उसके बावजूद भी यह मामला खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? दरअसल नीतीश कुमार ने कहा था मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। अब सोचिए, वो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन अगर किसी को तो उन्होंने जो माफी मांगी थी उसमें भी अगर मगर थे, इफ एंड बट थे। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उन्होंने कितना बड़ा महापाप विधानसभा और विधान परिषद में किया। तो उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो मैं आपको आज भी नहीं सुनवाऊंगा सिर्फ सेंसर करके। और उसको लेकर अभी भी महिलाएं लगातार उनका विरोध कर रही हैं, वो भी सुनिए। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है तो और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था क्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। मैं कहूंगी कि नीतीश जी का जो बयान था वो एक अक्षम्य पाप है। लेकिन आप ये देखिए क्या विडंबना है, विपक्ष का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, ये स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतना ज्यादा डूबा हुआ है। सनातन पे अभद्र टिप्पणी होती है तो विपक्ष के लोग मौन साध लेते हैं। जब नीतीश जी इतनी अभद्र टिप्पणी स्त्रियों पे करते हैं, बाकी अलायंस पार्टनर्स मौन साध लेते हैं और राबड़ी जी आकर महिला होने के बावजूद एक ऐसी जस्टिफिकेशन देती है जिससे मेरा मन बहुत व्यथित है। तो अभी पुराना विवाद खत्म नहीं हुआ है, नया विवाद नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया। पुराना विवाद खत्म नहीं हुआ है। पुराने विवाद को लेकर नीतीश कुमार से अब भी सवाल पूछे जा रहे हैं और जो पूछे जाने चाहिए। नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा था उसको लेकर उनकी भाषा पर आपत्ति होनी चाहिए। देश भर में महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफे को मांग रही हैं। लेकिन बात सिर्फ अब देश तक नहीं रही, बल्कि अमेरिका की सिंगर मैरी मिलबेन, आपको याद होगा, उन्होंने हिंदी जानती तो नहीं, लेकिन उन्होंने जनगण मन सीखा और जनगण मन गाया। कहीं ना कहीं भारत को लेकर उनको, उनके दिल में भारत कहीं ना कहीं ज़रूर बसता है। और इसीलिए जो मैरी मिलबेन हैं, उन्हें जब ये मालूम पड़ा नीतीश कुमार के बयान के बारे में, तो उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा किया। यानी सोचिए, ये मामला अब देश की सीमाओं के पार पहुंच गया है। और उन्होंने कहा कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उनका आदर करती हूं, और उन्होंने कहा महिलाओं को लेकर उनका एक विजन है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि अगर मैं भारत में होती तो नीतीश कुमार के खिलाफ मैं उतरती मैदान में और एक महिला को, एक मजबूत महिला को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। सुनिए मैरी मिलबेन को। The Prime Minister stands for women. Today, India faces a defining moment right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. I believe the time is now for Nitish Kumar to resign
and for an Esther to arise in Bihar. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. This would be the true sentiment of women empowerment and development in response. तो अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बन कह रही हैं कि बिहार में एक ताकतवर महिला को दरअसल आना चाहिए और ताकतवर महिलाएं नेतृत्व करें और बिहार के मुख्यमंत्री का विरोध करें। तो बहरहाल इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक दिन माफ़ी, अगले दिन फिर से जबान लड़खड़ाई, और लड़खड़ाई नहीं बल्कि एक तरह से कह सकते हैं गर्जी और अपमानजनक शब्दों के साथ गर्जी। इसी पर आज की चर्चा होगी। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल है, पहले अभद्र भाषा, अब तू तड़ाक पर उतारू, नीतीश कुमार की भाषा क्यों हो गई है बीमारू? जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुनिए। पहले अभद्र भाषा, अब तू तड़ाक पर उतारू, नीतीश कुमार की भाषा क्यों हो गई है बीमारू? इसी पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज फिलहाल जो आज डिबेट में 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए मैं चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ राखी राठौर जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं राखी राठौर जी। मेरे साथ आरजेडी के समर्थक मेदिनी कृष्णन जुड़े हुए हैं, आरजेडी के समर्थक हैं। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और रमनीश वत्स, बिहार के राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे जानकारी मिली है जेडीयू के एक नेता या उनके समर्थक जल्द मुझे ज्वाइन करेंगे। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो मैं उनसे भी ज़रूर सवाल करूंगा। लेकिन आरजेडी का समर्थक मेदिनी कृष्णन जी मेरे साथ हैं। मेदिनी जी, ये नीतीश कुमार जी को हुआ क्या है? जी सर। एक दिन वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा के लिए माफ़ी मांगते हैं, अगले दिन उससे आगे बढ़कर एक दलित, एक अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की तू तड़ाक वाली भाषा, जो मतलब हम घर में, मैं कहता हूं लोग अपने सहायकों के लिए, लोग ऑफिस में अपने ऑफिस कार्यालय के सहायकों से इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी वो भाषा अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक अभद्र भाषा की बात है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां बात हो रही थी शिक्षा और अशिक्षा की, यहां बात हो रही थी जनसंख्या वृद्धि की। तो उस मुद्दे को हम इतना देकर भाषाई थोड़ी सी त्रुटि जो हुई उसको एक मुद्दा बना दिया गया भाजपा के द्वारा। बिहार में आज रोजगार सृजन जो हुआ है, जो एक ऐतिहासिक कदम है बिहार के लिए। बिहार में जो ये जनगणना, जातीय जनगणना का जो रिजल्ट आया है, इस पर कोई चर्चा करने के लिए भाजपा तैयार नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर वो बैकफुट पर है। अभी जो ये आरक्षण के को 65% और 75% तक बढ़ाया गया है, इस मुद्दे को दबाने के लिए भाजपा इस मुद्दे को आग दे रही है। मेदिनी कृष्णन जी, अगर ये भाजपा मुद्दा उठा रही है, मैं तो ये कह रहा हूं आज जो जनसंख्या को लेकर के आज जो आरक्षण को लेकर के जो प्रस्ताव पारित हुआ विधानसभा में, और 65% वहां पर जो है आरक्षण अब बिहार में हो गया है, जो पहले 50% था, और इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया है। शायद आज मीडिया में इस पर चर्चा होती कि भाई बिहार में सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, शायद चर्चा होती। लेकिन ये तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी ने थोड़ी किया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के कान में डाल जाके बोल दिया कि भाई इस पर जो है चर्चा ना हो, इसलिए आप जो है तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करिए और अपनी गलती फिर से दोहरा दीजिए। यह भाषा का इस्तेमाल तो नीतीश कुमार ने किया है ना। वो खुद चाहते थे कि वो खुद चाहते थे कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करो और पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि देखिए मैंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया था और देखिए वो तो मेरे जूते के नीचे है। जी सर, आपने कहा सर सामंती विचारधारा के लोग हैं, तो मैं बता दूं कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर सामंतवाद के खिलाफ लड़ने का काम किसी ने किया है तो वो लालू प्रसाद यादव जी हैं और माननीय नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने ही सामंती विचारधारा के विरुद्ध। मेदिनी कृष्णा जी, आपकी बात जो है, आप जो कह रहे हैं मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा मूल सवाल अभी क्या है, मेरा मुख्य सवाल अभी क्या है? मेरा मुख्य सवाल यह, अभी आपने देखिए क्या कहा, पहले मेरे सवाल के जवाब में आपने कहा कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही। मैं कह रहा हूं मुद्दा इसलिए बना क्योंकि नीतीश कुमार की भाषा ऐसी है, वो लगातार अपनी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए मुद्दा बन रहा है। तो मुद्दा उनकी भाषा की वजह से बना ना। आरक्षण पर अगर आज चर्चा नहीं हो रही इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी गलती फिर से दोहराई। माफी मांगने के बाद अगर आप माफी मांग लो उसके बाद दोबारा वही काम करो तो लगता है कि आप दरअसल ना माफी मांगने के समय सीरियस थे ना आप सीरियस हैं। तो ये तो भाषाई मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है ना।
मैं ये भाषाई मर्यादा तोड़ने पर बात कर रहा हूं। आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं आरजेडी के साथ आ गए हैं, संगत का असर है? सर, संगत का ऐसा कोई असर नहीं है। अगर संगत का असर होता तो आज आरजेडी के नेता भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते। रही बात माननीय नीतीश कुमार जी की, तो माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय जीतन राम मांझी जी के बीच मित्रवत संबंध है और उन लोगों के बीच इस तरह की भाषा का प्रयोग आपसी होता रहता था। इसलिए उन पर ही सबसे ज्यादा विश्वास था माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्हें अपना पद छोड़ के उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। तो उन लोगों के बीच इस तरह की भाषा का प्रयोग होता रहता है, तो मित्रवत संबंध है। अच्छा, मित्रवत संबंध है, इसीलिए तू तड़ा कर दिया कि मैं कह दिया मैं मूर्ख था। इसलिए मैं राखी जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आऊं। उससे पहले जल्दी से मैं ऋषि शंकर मिश्रा आपसे एक रिस्पॉन्ड ले लेता हूं। क्या ऐसे मित्रवत शब्द थे ये, और क्या मित्रवत रिश्ता है? उसी रिश्ते को प्रकट कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए, मित्रवत संबंध किसी दो व्यक्ति के बीच होता है तो वो विधानसभा के पटल में आप कहाँ बोल रहे हैं? लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहे हैं। और लोकतंत्र के मंदिर में आप जो बोलते हैं पूरा राज्य पूरा देश देखता है। और आपकी राजनीतिक पारी जो है, कैरियर है, कई दशकों का है। आप कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, और इस प्रकार की भाषा अपने ही पार्टी के पूर्व नेता के लिए, जिसको आपने मुख्यमंत्री पद जैसे महत्वपूर्ण पद पे जिम्मेवारी दिया, तो ये शोभा नहीं देता है नीतीश कुमार को। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार एक बेहतरीन नेता है, लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से, खासकर आप यदि अशोक जी देखें 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से मैं नीतीश कुमार के स्पीच को कई बार स्पीच को मैं कवर करता हूं, देखता रहता हूं। तेजस्वी यादव से भी आप देखिए, जब ये बीजेपी की सरकार थी तो तेजस्वी यादव से भी बजट में इन्होंने तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और परसों आपने देखा कि जनसंख्या नियंत्रण पे बोलते बोलते उन्होंने क्या बोल दिया, उसको कई दूसरे संसदीय भाषाओं में उस बात को रखा जा सकता है। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं में साक्षरता के लिए काम किया है, और जिसके कारण प्रजनन दर जो है बिहार में, उसका रेट जो है डाउन हुआ है। लेकिन उसके कहने का अलग तरीका है, और जिस प्रकार सर आपकी सी ग्रेड का, हाँ नहीं वो ठीक है। सी ग्रेड की फिल्मों में भी ऐसी, सी ग्रेड की फिल्मों में भी ऐसे ये चवन्नी छाप जो नॉवल होते हैं ना, जो वो जो चौराहे पर कई बार जो है छुप छुप के बेचे जाते हैं, वो चवन्नी छाप नॉवल जो होते हैं, उन्होंने शायद नीतीश कुमार जी ने पढ़े होंगे बचपन में, या शायद अब पढ़ते होंगे, तो इसीलिए वो चवन्नी छाप जो नॉवल जो पढ़ते हैं उन्हीं की भाषा निकल रही है। लेकिन मैं अभी आज की भाषा, लेकिन मैं राखी जल्दी से आपका एक रिस्पॉन्ड, मैं अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी से ब्रेक लेना है 1 मिनट में, लेकिन आपका 1 मिनट रिस्पॉन्ड मैं आपके पास फिर आऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन मेरा आपसे सवाल सीधा सा ये है कि भाई आप लोग इस मुद्दे को, उसके लिए जिस मुद्दे महिलाओं वाला जो मुद्दा है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये कहा कि मैं खेद प्रकट करता हूं, अपनी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं अपनी। उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या ये जायज है? एक नेता अगर बड़प्पन दिखाते हुए माफी मांग ले तो उसके बाद इस मामले को खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए? देखिए अशोक जी, जिस तरह से माफी मांगी गई है उसमें अगर मगर का शब्दों का प्रयोग किया गया, और मैं तो कहना चाहूंगी इस तरह की लैंग्वेज क्या अपने घर में अपने परिवार की महिलाओं के सामने आप यूज कर सकते हैं? किसी भी चीज को बताने का एक तरीका होता है। विधानसभा में, विधान परिषद में 2 बार उन्होंने ये काम किया, और उसके बाद माफी मांगते वक्त अगर मगर का इस्तेमाल साफ दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या मानसिकता है। और आज उन्होंने दलितों के प्रति भी अपनी मानसिकता को लोगों के सामने उजागर कर दिया, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति होगी, उनको क्या न्याय मिलने की उम्मीद होगी, और ऐसे ही दलितों के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा, इस बात का भी अंदाजा उनके ये जो स्टेटमेंट है इनसे मालूम चलता है। और कल भी अगर माफी मांगेंगे तो फिर अगर मगर के साथ माफी क्या माफी होती है, अगर मगर क्या चीजें होती हैं। और मैं तो कहना चाहूंगी ये जो अलायंस के लोग हैं, इनके जो पार्टी के लोग हैं, किसी ने कंडेम नहीं किया कि इस तरह की भाषा का प्रयोग, उल्टा एक्सक्यूज देकर के कहा कि ये तो एजुकेशन का पार्ट है। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? और कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री बनने की जो आस है इनको, जो कभी पूरी होगी नहीं, उस आस में कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि इनको पूरी तरह से जनता के सामने एक्सपोज कर रहा है। महिलाओं के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है हमारे तो मतलब क्या उनके खिलाफ
प्रदर्शन क्या जारी रहेंगे? क्योंकि मुझे जानकारी लगी आज भी कई जगह पर नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो ये क्या प्रदर्शन जारी रहेंगे? इस तरह से आप लोग माफीनामा को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं? देखिए, कंडीशंस के साथ माफीनामा क्यों? यहाँ तो मोदी जी लगातार जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी देखिए मानसिकता किस तरह की, अगर इसका कठोर तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका विरोध नहीं किया गया तो देखिए इस तरह के स्टेटमेंट्स बढ़ेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आगे से कि महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर ले, इसीलिए कठोर शब्दों में निंदा करती है और हम लोग जो है इसका प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। सवाल देखिए सिंपल सा, बड़ा सरल सवाल है कि अगर एक बार आप कोई गलती कर देते हैं और अगर माफ़ी मांग लेते हैं और अगर आपकी माफ़ी संजीदा तरीके से होती है तो आप उस गलती को रिपीट नहीं करते, लेकिन अगर आप गलतियां रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब माफ़ी भी आपने सिर्फ दिखावे के लिए मांगी थी। यही बड़ा सवाल है। आऊंगा इस पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम जबान बेलगाम की बात कर रहे हैं। किसकी जबान बेलगाम हुई है? दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले उन्होंने महिलाओं के लिए एक नहीं 2 बार विधानसभा में, विधान परिषद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बात करते करते। और आज उन्होंने बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी के लिए जिस तरह की तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महिलाओं को लेकर और दलितों को लेकर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लेकर आखिर ये भाषा बीमारू क्यों हो गई है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार, इससे पहले जो है ये माना जाता था कि नीतीश कुमार जो है वो बड़े सुशासन कुमार के रूप में उनको जाना जाता था, लेकिन इस वक्त जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीमारू भाषा है। बीमारू भाषा, जी हाँ, आप समझते होंगे बीमारू भाषा से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राखी राठौर जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, मेदिनी कृष्णा जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आरजेडी समर्थक हैं, राशिद जमाल मेरे साथ जुड़ने वाले थे, जेडीयू समर्थक, लेकिन मुझे मालूम नहीं वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। रमनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऋषि शंकर मिश्रा पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, आप भी बिहार के हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, अभी मेदिनी कृष्णा ने कहा कि भाई दोस्ती में इस तरह की भाषा, फिर ये भी कहा जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, फिर मैं देख रहा था ललन सिंह जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि कौन सा आपत्तिजनक बयान दिया था, ऐसा तो कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया था। तो मुझे मालूम नहीं क्या बिहार में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है? परिवार में लोग आपस में महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, दोस्तों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? अशोक जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक इतिहास में इस तरह की अभद्र टिप्पणी और असम्मानजनक टिप्पणी, मर्यादा को लांघते हुए टिप्पणी किसी भी नेता ने नहीं की होगी, मैंने तो नहीं सुना है।
दूसरी बात है, बिहार में इस तरह के, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी एक कदम और नीतीश कुमार से आगे दिखते हुए नजर आए जब वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है तो बिहार में ऐसे ही लोग आपस में चर्चा करते हैं। और फिर जदयू के अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह जी ने जो कि कहा है, चूँकि हमारे सांसद भी हैं वो, तो मुझे लगता है ये दोनों के दोनों, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मानसिकता को कहीं खोते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि नीतीश कुमार ने परसों जो बयान दिया है, मुझे लगता है राजनीतिक इतिहास में बिहार के लिए सबसे बड़ा काला दिन वो रहा। और सदन पटल में जहाँ की विधानसभा और विधानसभा के बाद वो विधान परिषद में भी सेम बयान को रिपीट करते हैं नीतीश कुमार, मुझे लगता है एक बार भी आपने सोचा नहीं कि वहाँ पे महिलाएं जो बैठी होंगी, तो हम लोग अभी जो बयान जो सुन रहे नीतीश कुमार को बार बार जो सुन रहे बीप किया जा रहा है, और वो तो प्रत्यक्ष रूप में जो महिलाएं सुनी उनके ऊपर क्या बीत रही होंगी। आपने पूरे बिहार समाज को, पूरे बिहारियों को अपमानित करने का काम किया है। अधीर रंजन चौधरी जो सहपाठी है इंडिया अलायंस के, जो और नेता हैं, चाहे इसके पहले सदन में जो देखिए परिपाटी तो पहले से भी शुरू हुई थी, जैसा कि आजम खान ने जो रमा देवी के ऊपर टिप्पणी करी थी, लोकसभा के सदन के पटल के ऊपर की थी, उसी की परिपाटी उन्होंने दोहराया नीतीश कुमार जी ने। और नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है उनको माफी से काम नहीं चलने वाला है, उनको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऐसे सीएम हमारे बिहार के नहीं चाहिए। उसके बाद आपने एक दलित शोषित वंचित पीड़ित के बारे में बहुत नारा लगाया। जेपी आंदोलन में से निकल करके आए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, आपने दलित राम मांझी, दलित जीतन राम मांझी जो है दलित के बहुत बड़े नेता हैं भाई, 36% जो दलितों की आबादी है बिहार में, आपने उस दलित के समाज को अपमान करने का काम किया। जिस तरह आप उम्र में देखिए तो वो 6 साल आपसे बड़े हैं। आप 1980 में जीतन राम मांझी पहली बार विधायक बनते हैं, आप 1985 में विधायक बनते हैं, और हमारे सांसद भी रहे हैं। वो बाढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, हम लोग भाजपा ही उनको जिताते थे। जब वो आप आरोप लगाते हैं जीतन राम मांझी तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुमको मैंने पढ़ा है, अरे बीजेपी के कारण आपका अस्तित्व है। और आज जैसा कि हम जानते हैं, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। कमल के फूल के ऊपर यदि बूंदें पड़ती हैं तो मोती जैसे आप देखेंगे, मोती के रंग जैसे वो चमकता है, और जैसे बूंद नीचे गिर जाती है तो बेरंग दिखता है वो बूंदें। उसी प्रकार आज नीतीश कुमार का जब बीजेपी का साथ रहा, तब वो स्वर्ण मतलब मोती की तरह चमकते थे, और जैसे ही नीचे उनका साथ छूटा है बीजेपी से, आप देखिए बेरंग हो चुके हैं। मुझे लगता है ऋषि शंकर मिश्रा, ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है? देखिए समझना चाहिए, मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन है नीतीश बाबू का। ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है? क्या वो उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस में वो चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन अब इंडिया अलायंस में भी उनको जो है बहुत सारे फैसले बिना उनको बताए हो गए, उनको दरकिनार कर दिया गया। ये फ्रस्ट्रेशन दरअसल किस चीज का? और ये उनको ये भी पता है कि अगली बार शायद वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, राजनीतिक प्रेशर तो मुझे लगता है ही। वो चाह रहे थे कि इंडिया अलायंस का कम से कम कन्वेनर बनाया जाए, लेकिन उम्र का भी मुझे लगता है कि उम्र का भी प्रभाव है। आप देखिए कि मैंने शुरू में कहा 2020 विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी रही, तो एक बड़ा सेटबैक तो नीतीश कुमार को लगा। 40-45 के आसपास नीतीश कुमार सिमट गए, जो पहले सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। यदि आप देखें तो मुझे लगता है कि एक समय जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी हुआ करती थी, 100 से अधिक एमएलए हुआ करते थे। उस पार्टी की का संख्या 45 तक सिमट गया। उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद ऑफर किया, लेकिन जो राजनीतिक स्टेचर जो होनी चाहिए नीतीश कुमार की, वो नीतीश कुमार समझ रहे थे कि वो राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं कमजोर हो गए। और 2020 के बाद मैं आपको समय दीजिए, मैं आपको एक बताता हूँ। तेजस्वी यादव से जो इनका नोकझोंक हुआ था, उस वीडियो को भी देखिए। उन्होंने उनके बाप तक पहुंच गए, उनकी माँ तक पहुंच गए, लालू राबड़ी की कितने संतान हैं वहां तक पहुंच गए। उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है विजय सिन्हा, उस समय जेडीयू बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी कोटा से विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे। उनसे भी विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है बहुत सम्मानजनक पद होता है, और उनसे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जिस भाषा में बात कर रहे थे, वो भी संसदीय परंपरा को कहीं न कहीं शोभा नहीं देता है। एक मंत्री पद पे आसीन व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, बिल्कुल मैं
मैं शॉक हो गया कि नीतीश कुमार इतने साली नेता है, इतना संसदीय उनका कैरियर रहा है, इतना शानदार कैरियर रहा है। कैरियर देखे आप, मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री तक, और उनकी इस प्रकार की भाषा, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, और एक बार नहीं दो बार के बाद विधान परिषद में वो उसी शब्दावली और उसी लाइन का उपयोग करते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का फ्रस्ट्रेशन है। और आज जो नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी, बिल्कुल सही वक्ता ने कहा, नीतीश कुमार से मांझी उम्र में भी बड़े हैं, और जो पहले के वक्ता कहे कि मित्रवत व्यवहार है, तो मित्रवत व्यवहार घर में होता है, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं, जहां आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप बहुत लोगों के आदर्श है। तो मित्र, कोई मित्र की अगर मित्रता भी है तो किसी मित्र का इस तरह से सार्वजनिक रूप से जो है अपमान नहीं किया जाता जिस तरह से अपमान किया है। हाँ, एक लाइन और जोड़ूंगा जल्दी से। लेकिन मैं राखी राठौड़ जी से भी और जो भाजपा समर्थक से उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि इस भारतीय इतिहास में ऐसे कई नेता रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के रहे हो, उन्होंने भी समय पर महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने भी कभी एक मिनट मैं राखी राठौड़ जी से था। ओके, मैं मुझे इस बिंदु पे राखी राठौड़ जी को लाना। राखी राठौड़, ये लगातार कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के भी नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार कई लोग गिना रहे हैं कई तरह के शब्दों का, कई तरह के भाषणों का लोग हवाला दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है, मेदिनी कृष्णा ने भी कहा कि भाई ये आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। देखिए, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग है, मुझे लगता है संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए। देखिए, आप ये बात मानने की होगी कि अगर हम किसी भी नेता की अगर बात करते हैं, उनके स्टेटमेंट और किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट में जिस तरह की बात हो गई है, उसकी ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है। आप सोचिए कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स इन्होंने दोनों जगह पे दिए, उनको किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। एक ऐसे सीनियर नेता जिन्होंने बिहार में कई दिनों तक अपनी सरकार चलाई है, एक ऐसे नेता जिन्होंने लगातार काम किया राजनीतिक क्षेत्र में, ऐसी बातें अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे उस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और जब माफी मांगने की बात आती है तो वो कहते हैं अगर मगर की बात। आज देखिए, आज के स्टेटमेंट के लिए भी कल अगर मगर करके कुछ बोल देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर चीज के लिए माफी हो जाएगी, क्योंकि ये परिपाटी नहीं चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है, एक संवैधानिक पद है, और उस पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो पुरजोर तरीके से उसका ऑब्जेक्शन जो है वो हर एक महिला को करना चाहिए। क्योंकि देखो, इससे साफ नजर आता है, चाहे कितनी भी तरह के क्लेम किए जाए नीतीश जी द्वारा, लेकिन उनकी मानसिकता दलितों के लिए, महिलाओं के लिए क्या है, ये सबको सामने नजर आ गई है। जिस तरह से वो चाहते थे हर बार कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, उन्होंने इंडिया अलायंस भी बनाया, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियस नहीं है। इनके इंडिया अलायंस के लोगों के आपस में जो स्टेटमेंट्स है, उनसे फ्रस्ट्रेशन में आकर के जिस तरह की हरकतें लगातार चल रही है, मुझे लगता है किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी चीज नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मानसिक संतुलन अगर खराब है तो किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा आत्मघाती हो सकता है। तो इसलिए देखिए, ओके, मैं आऊं एक मिनट, एक छोटा सा रिएक्शन में मेदिनी कृष्णा जी, भाई आरजेडी के तेजस्वी यादव सीएम क्यों नहीं बन जाते हैं? तेजस्वी यादव को सीएम बना दीजिए। अब तो लगता नहीं कि जो है ये नीतीश कुमार दरअसल मुख्यमंत्री पद पे जितना फ्रस्ट्रेशन में है वो चला पाएंगे। तो तेजस्वी यादव युवा हैं, उनको बनाइए मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है? अगर नीतीश कुमार जी फ्रस्ट्रेशन में होते तो इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसला बिहार में नहीं लिया जाता। और हमारे भाजपा की राखी जी जो बोल रही है, बोली के अलायंस के लोग कंडेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, किए। अरे कौन सा तो मैं बताता हूं, लोकसभा एक मिनट प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में जब एक सांसद को आतंकवादी बोला जाता है, तो उस समय भाजपा के जो सबसे सभ्य पार्टी है कहते हैं अपने आप को, तो उन्होंने कंडेम्प्ट क्यों नहीं किया? हमारे प्रधानमंत्री ने उसको कंडेम्प्ट क्यों नहीं किया? आज मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर में महिलाओं, राजनाथ सिंह जी ने कहा था, सर आपको जानकारी कमी है कि राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर खेद व्यक्त किया था उस स्टेटमेंट पे, तो आप जानकारी लेकर आया कीजिए। और कभी भी किसी एक्टिविटी को पुरानी एक्टिविटी से कंपेयर करके आप एनालाइज नहीं कर सकते, नीचे नहीं ला सकते हैं। किसी भी तरह से आप दलितों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ भी बोलेंगे। मैडम, आप बोल रही थी, ओके राखी जी, एक मिनट राखी जी, एक मिनट, हाँ मेदिनी जी, मैं एक मिनट मेदिनी कृष्णा जी, मैं आप ही को मौका दूंगा, राखी जी को मैं रोक रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपने एक बात रखी, आपने जो एक एपिसोड का हवाला दिया, राखी जी ने उसमें करेक्ट किया, और यह बात सही है कि राजनाथ सिंह जी उठे थे
और उन्होंने कहा था ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। यहां पे मुझे बताइए, जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे पहले 2 दिन पहले और आज भी, तो किसने सत्ता पक्ष की ओर से किसने खड़े होकर बोला? और दूसरी बात यह है कि चलिए मान लीजिए कि वहां पर विधान परिषद में, विधानसभा में नहीं बोल पाए, बाहर इंडिया अलायंस के किस नेता ने कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? बयान ऐसा थोड़ी, शिक्षा और अशिक्षा के बीच में जो ये कंपैरिजन कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने चूंकि अशिक्षित लोगों को शब्दावली को आप डिफरेंट नहीं कर सकते। देखिए, क्या आपको जानकारी नहीं है? इनको जानकारी नहीं है शायद। प्रणाली का फैन रहा हो, बहुत बेहतरीन नेता है, लेकिन जो शब्दावली और जो वक्तव्य है नीतीश कुमार का, आप कैसे डिफेंड कीजिएगा बताइए। ऋषि भाई नेता थे, एक मिनट, मेदिनी कृष्णा जी एक मिनट, मेदिनी कृष्णा एक मिनट, मेदिनी कृष्णा जी, आप क्या किसी को, किसी भी व्यक्ति को किस तरह से जो है पढ़े लिखे और अनपढ़ में फर्क इस तरह से समझाएंगे? क्या आप अपने घर में, अपने परिवार में, या अपने किसी जानकार को, किसी मित्र को इस तरह की भाषा में समझा सकते हैं कि ये पढ़ा लिखा और अनपढ़ में क्या फर्क है, जिस तरह की भाषा नीतीश कुमार ने इस्तेमाल की थी? एक मिनट ऋषि शंकर जी बताइए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की भाषा? उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातों से अगर खेद हुई तो वो किसी को तकलीफ हुई तो उन्होंने प्रकट किया, खेद प्रकट किया। नहीं किया ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं किया। और ललन सिंह ने क्या बोला? और ललन सिंह ने क्या बोला कि कोई गलत नहीं। उन्होंने कुछ जो अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वही ललन सिंह ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं ना, आप ऐसी अभद्र भाषा, चवन्नी छाप भाषा विधानसभा में, विधान परिषद में इस्तेमाल करते हैं और आपके नेता उसको डिफेंड करते हैं। यही चीज आज भी हो रही है। अशोक जी, इनसे एक सवाल पूछिए, अपनी बिटिया के साथ में, अपने घर की बहुओं के साथ में इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे क्या? विधानसभा में तो किया, लेकिन घर की बहन बेटियों के साथ में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे क्या? तो मैं मान लूंगी। राखी जी, मैं एक मिनट राखी जी, मैं एक कदम पीछे आ जाता हूं। मैं ये कहता हूं महिलाओं से, घर की बहन बेटियों से छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं उनसे नहीं, उनके सामने इस तरह की बात कर पाएंगे क्या? उनसे नहीं करिए, उनके सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है कोई क्या? मुझे बताइए मेदिनी कृष्णा। देखिए, सेक्स एजुकेशन को तो आज की डेट में हर जगह लाया जा रहा है। ये सेक्स एजुकेशन जी, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो अच्छा है। मेदिनी कृष्णा जी, महाराज एजुकेट करने की जरूरत है, जिसमें शाबाशी देते हैं कि इस तरह के शर्मनाक बयान पे भी आप कम से कम डिफेंड तो कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट ऋषि शंकर जी। मेदिनी कृष्णा जी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। पहले कभी आप कहते हैं कि उन्होंने माफी मांग ली, फिर दूसरी बार आप कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन का मामला था ललन, कभी आप नीतीश कुमार की तरह माफी मांगते हैं, कभी ललन सिंह की तरह आप कहते हैं कि नहीं सेक्स एजुकेशन की बात थी। पहले आप क्लियर रहिए कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं है, पहले आप क्लियर होइए, उसके बाद आप बताइए कि कौन सा पक्ष आरजेडी का है, कौन सा पक्ष जेडीयू का है। आप क्या ऐसी भाषा को सही मानते हैं, मुझे बताइए, निजी तौर पर बताइए। अगर भाषा में देखिए, अगर मगर नहीं, मेरा सीधा सवाल है मेदिनी कृष्णा जी, अगर मगर नहीं, मैं सीधा सा पूछ रहा हूं, वो भाषा आपने सुनी होगी। बिहार में तो लोग घर घर में सुन रहे हैं, मुझे सेंसर करके सुनानी पड़ी क्योंकि हम पारिवारिक चैनल हैं, लेकिन बिहार में लोग सोशल मीडिया पे घर घर। क्या आप ऐसी भाषा को इस्तेमाल करते हैं या आप करते हैं अपने परिवार में इस तरह की भाषा का? इस तरह कहने का तरीका थोड़ा सा अंतर हो गया। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। लेकिन जो बात वो कहना चाहते थे उस मुद्दे पर कोई बात नहीं, जो बात कहना चाहें उसको अगर अभद्र तरीके से कहा जाए तो वो बात नहीं पहुंचती है, ये बात समझिए आप। ऋषि शंकर मिश्रा, सवाल मेरा देखिए, ऋषि शंकर मिश्रा, बात ये है कुल मिलाकर, उसके लिए तो उन्होंने माफी भी मांगी। हाँ ठीक है, माफी मांग ली, लेकिन माफी मांग ली, वही तो मैं कह रहा हूं, माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद फिर आज उन्होंने कर दिया। मैं ऋषि शंकर मिश्रा ये जानना चाह रहा हूं, आखिर इंडिया अलायंस के नेताओं को ये क्या मजबूरी है? ललन सिंह जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं ऐसा क्या बोल दिया, और वही अभी मेदिनी कृष्णा जी बोल रहे हैं कि भाई सेक्स थोड़ा सा बात इधर उधर हो गई। ये इंडिया अलायंस क्यों इस पर खामोश है? महिला नेता राबड़ी देवी जिस तरह से बचाव कर रही हैं, ये राजनीतिक मजबूरी है इनकी क्या? देखिए, नीतीश कुमार को खुद उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि यदि मेरे बातों से किसी का भावना कहीं न कहीं ये हुआ है तो मैं माफी मांगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव, उसके बाद ललन सिंह, जब नीतीश कुमार ने माफी मांग लिया उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव और ललन सिंह डिफेंड कर रहे हैं ऐसे शब्दावली, ऐसे वक्तव्य को,
मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाओं ने 2020 में या उससे पूर्व के चुनाव में जेडीयू को समर्थन दिया, नीतीश कुमार को समर्थन दिया, उसके बावजूद भी देखिए गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन माफी मांग नीतीश कुमार ने माफी मांग दिया। उसके बाद ललन सिंह का ऐसा क्या जरूरत है कि उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान देखिए विधानसभा फिर ऋषि जी मैं फिर कह रहा हूं कि उसके बाद आज भी उन्होंने, नीतीश कुमार ने आज भी जो भाषा का इस्तेमाल किया वो आज भी उन्होंने मर्यादा की सीमा लांघी है। मेरा सीधा आपसे सवाल यह है, क्या बिहार के लिए बोझ बन गए हैं नीतीश कुमार, और जो बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको पद से हटा देना चाहिए? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ बिहार के लिए बोझ है नीतीश कुमार। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने मंडल राजनीति को आगे बढ़ाया है और आज जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन में भी हलचल उन्होंने पैदा कर दिया है और बीजेपी को उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करके रखना हो। और प्रधानमंत्री का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं, उसी काउंटर में उन्होंने बयान दिया है, लेकिन उन्होंने एक तरह से ऐसे बयान देख के अपना राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है। एक हमारी बहन से सवाल है राखी राठौर से, हालांकि राखी राठौर मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारी बहन को टिकट मिलेगा विधानसभा का, और मैं शुभकामनाएं पर्सनल कोई कमेंट किसी पे नहीं। राखी राठौर जी तेज तरार ने देती है, छोटवाड़ा से विधायक बनती तो मुझे बहुत खुशी होता। मैं पर्सनल आप विधायक की बात कर रहे हैं, आप विधायक की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो सांसद बने, हो सकता है वो सांसद बने, आप विधायक की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल राखी राठौर जी से ये है कि एक सम्मानित सांसद सोनिया गांधी, इस देश की सम्मानित सांसद है, उनके घर जलाने की बात असम के मुख्यमंत्री ने किया, बीजेपी ने कभी कंडेम किया? क्या राखी राठौर जी इस डिबेट में कंडेम करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था वो सही नहीं है? क्योंकि ऐसे बयान कई बार भाजपा की तरफ से भी आते हैं। नीतीश कुमार का घोर आलोचना करना चाहिए, कांग्रेस के भी नेताओं का घोर आलोचना होना चाहिए जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध में, महिला सम्मान के विरुद्ध में उन्होंने ऐसे बयान पूर्व में दिया। लेकिन असम के मुख्यमंत्री इसी देश के सम्मानित सांसद सोनिया गांधी के घर जलाता जनपद को जलाने की बात करते हैं, कभी भाजपा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि उनका बयान जो है गलत बयान है? ओके, राखी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ऋषि शंकर जी से मैं कहूंगी कि मेरी पार्टी मेरे लिए बहुत बेहतर सोचती है। आप सोचते हैं अच्छी चीज है, लेकिन पार्टी जो मुझे जो काम देगी उस काम को मैं सहर्ष करूंगी। हर एक की भूमिका अलग अलग पार्टी के अंदर निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ना और चुनाव में जाना यही हमारा अल्टीमेट ध्येय नहीं है, इसीलिए हमारी पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। और इसीलिए जो काम मुझे पार्टी द्वारा दिया जाएगा उस सहर्ष में उस काम को करूंगी और कोशिश करूंगी कि अपना 100% उसमें दे सकूं। जहां तक आपने स्टेटमेंट्स की बात की, मुझे लगता है ऋषि जी, इन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके आप उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते जो कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए बिहार की महिलाओं के प्रति कहा है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा है उसको, और हो क्या रहा है अशोक जी, यही चीज एक ट्रेंड चल गया है। हम क्या करते हैं, हम पुरानी बातों को ला करके उसके साथ कंपेयर करके जो करंट बात है उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, जो मुझे लगता है ठीक स्टेप नहीं है। हमें मिलकर के इसको कंडेम करना चाहिए जिससे कि आगे ये रुके। जब तक ये करते रहेंगे कि पुरानी बातों को ला करके नई बातों के साथ में हम कंपेयर करते रहेंगे और उसको सिविलाइज करते रहेंगे, ये इस तरह के इंसिडेंसेस होते रहेंगे। दलितों के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए हमारे देश में बातें बहुत हुई, लेकिन किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इस तरह की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी क्या सोच, क्या मानसिकता उस प्रदेश के अंदर होगी महिलाओं के प्रति, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो एक संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर है और इस तरह का एग्जाम्पल सेट करके वो एक अच्छा उदाहरण जो है वो वहां के युवाओं के बीच में, वहां की महिलाओं के बीच में पेश नहीं कर रहे। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करूंगी कि इस तरह के स्टेटमेंट्स में कंडेम कीजिए कठोर शब्दों में, जिससे किसी भी पॉलिटिकल आदमी की हिम्मत नहीं हो इस तरह के लोअर लेवल पर आकर के बात करें। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं राखी जी और रमनीश जी आप दोनों के पास आऊंगा। एक मुद्दा यहां और उठा कि मंडल की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार, जो इस तरह से आज जिस तरह से सभी पार्टियों को आज आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन करना पड़ा उनके प्रस्ताव का, तो मंडल की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए क्या नीतीश कुमार खटक रहे हैं, इसलिए बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया जिस पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम दरअसल बात कर रहे हैं जबान बेलगाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जबान जिस तरह से बेलगाम होती जा रही है, पहले महिलाओं के लिए, अब शब्द और अभद्र भाषा का इस्तेमाल एक नहीं दो बार करते हैं, अगले दिन माफी मांग लेते हैं, लेकिन अब आज एक बार फिर जो है वो उन्होंने बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए तू तड़ाक वाली ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सदस्य के लिए या किसी भी आम नागरिक के लिए, सम्मानित नागरिक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राखी राठौर, एक मुद्दा आया कि भाई मंडल की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गए हैं, किरकिरी बन गए हैं, और इसीलिए दरअसल जो है आप लोगों को एक मुद्दा दे दिया, उन्होंने नादानी में एक मुद्दा दे दिया जिसको आप भुना रहे हैं क्योंकि उनकी मंडल की राजनीति का काट आपके पास नहीं है। देखिए अशोक जी, जिस तरह से आरक्षण की बात की जाती है, बात ये भी होनी चाहिए कि ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए सरकार समय समय पर आई और उन्होंने क्या क्या काम किया। जिस तरह से बिहार के अंदर इस तरह का जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसमें जब ये डिसीजन हुआ तब भारतीय जनता पार्टी उस जो सत्ता है, जो सरकार है, उसका एक पार्ट थी और उस समय ये डिसीजन हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट्स आए तो एक जाति को, एक समुदाय की संख्या को बढ़ाते हुए अति पिछड़ा वर्ग के साथ में जिस तरह का अन्यायपूर्ण रवैया हुआ है, उसका ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस सर्वेक्षण के ऊपर कई तरह के डाउट्स क्रिएट हुए। हमने बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे सर्वेज देखे जहां पर लोग गांव के अंदर गए और देखा कि सब लोगों से बातचीत नहीं हुई। किसी गांव में एक ही व्यक्ति से लेकर के डेटा उसको डाल दिया गया और मैनिपुलेट करके किसी जाति को, किसी समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए जो काम किया गया है, मुझे लगता है कि उससे जो रिजल्ट्स चाहती है सरकार वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। किसी भी एक्शन में जब तक की ट्रांसपेरेंसी इस मुद्दे पर हमारी पार्टी का राय है कि पूरे देश में अगर सरकार है आपकी, पूरे देश में आप जातीय जनगणना करा लीजिए, कोई दिक्कत है। अगर बिहार पर आपको संशय है तो बिहार में आप केंद्रीय एजेंसी से करवा लीजिए। देखिए हमारी सरकार ने जो कहा है ना वो किया है, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 हो। हम लोग चुनाव के साथ आने के साथ साथ इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने लगातार जिस तरह की अपेक्षा हम लोगों से लोगों जनता की वो काम किया है। राम मंदिर का तो आप श्रेय ले रही हैं। ओबीसी वर्ग के लिए जो आपके प्रयास है वो डिस्कस करने का श्रेय ले रही है। एक मिनट एमएलए बने हुए हैं तो आज ओबीसी वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के, अगर सबसे ज्यादा मंत्री अगर बना रखे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के। आप बताइए, अगर ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन किसी ने दी, संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया, एक मिनट रमनीश, मैं इस मुद्दे पर एक मिनट मैं इस मुद्दे को देखिए, मैं ये आरक्षण का मसला मेरा आज का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जरूर पूछूंगा क्योंकि अभी जो आंकड़े बिहार में सामने आए हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वो ये लगता है कि कहीं ना कहीं शिगुफा या कहीं ना कहीं राजनीतिक ढूंढ रहे। लेकिन उससे पहले रमनीश, क्या आपको लगता है ये मंडल की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी है नीतीश कुमार की और इससे जो है वास्तव में वो ओबीसी का भला करने के लिए एक कोशिश हो रही है? जैसा कि एक वक्ता ने अभी कहा कि मंडल की राजनीति के दम पे नीतीश कुमार जी जो हैं आगे बढ़ के आए, आज 8 बार के सीएम हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो एक और था इनका, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित सबके दम पे आए। दलित भी निकल गया, शोषित भी निकल गया, वंचित भी निकल गया, पीड़ित भी। तो वहाँ बचा बिहार में क्या? परिवारवादी पार्टी। आज जो हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव, उसी की प्रतिमूर्ति हैं, उसी का एक मुझे लगता नमूना है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप दलितों की बात करते हैं, आप पीड़ितों की बात करते हैं, तो आपने फिर अपमान क्यों किया आज सदन में? आपने अपमान क्यों किया इनका, जीतन राम मांझी का?
जैसा कि मैंने कहा कि 36% जो आबादी है दलितों का आपने अपमान किया। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी से आप सीख लीजिए ना, महिलाओं को, जैसा कि बिहार में आपने आधी आबादी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें आज आपको कोस रही हैं कि हमने किस मूर्ख को बना दिया, नीतीश कुमार को, किसको मैंने बना दिया। आज जो संसार करने वाला जो बयान दिया है, मैं किसको बना दिया। मुझे लगता है कि आपको बिहार की आबादी, जो मैं कहता हूं महिला जो आधी आबादी है, उसको सबक सिखाने की जरूरत है 2024 में। सबसे महत्वपूर्ण बात अशोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करते हैं, लेके आते हैं देश के पटल पे और दिखाते हैं कि हाँ, नारी सशक्तिकरण के लिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के अधिनियम को लेकर के आते हैं और आप बिहार में देखिए किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। इस तरह की बयान से आप नारी को सशक्तिकरण करेंगे। एक मिनट मेदिनी कृष्णन, सवाल यही है ना फिर बड़ा कि आप मंडल की राजनीति को, दलितों पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन एक अनुसूचित जाति के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। कौन से आप लोग बड़ा जो है ये उनके हितैषी हो गए? भाजपा किस मुंह से इस बात को करती है? नहीं, मैं आपसे पूछा, भाजपा को छोड़ दीजिए सर, मेरा सवाल है आपसे, मैं भाजपा नहीं हूं। राखी जी ने पूछा, मैं पूछा हूं आपसे। आप लोग जो दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, जब आप एक ओबीसी एक अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, एक अपने से वृद्ध नेता का सम्मान नहीं कर सकते, तो ओबीसी के लिए आप क्या भला करेंगे? वो तो मैंने पहले ही बताया कि उन दोनों के बीच उस तरह की वार्तालाप होती है। होती नहीं होती, ऐसी दोस्ती में नहीं होती। अपने से 6 साल से बड़े व्यक्ति से ऐसी भाषा में बात नहीं की जाती, और अपने दोस्तों को इस तरह से सार्वजनिक रूप से ऐसे मंचों पर अपमानित नहीं किया जाता, जैसे जीतन राम मांझी को अपमानित किया गया। बिहार सम्मानित किसने किया? जीतन राम मांझी जी को सम्मानित किसने किया? नहीं, सम्मानित किया तो मतलब सम्मानित किया तो अब आप अपमानित करेंगे कि आपने मुख्यमंत्री बनाया, बड़ा एहसान करा आपने। और अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसका क्या करेंगे? बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्या? तो इसका मतलब आप एहसान करते रहेंगे। समय समय पर तो ये होता रहा है बिहार में, ये बीजेपी होता रहा है। मैं फिर पूछ रहा हूं, अरे होता क्या रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस तरह से अपमानित कैसे करके आप आगे बढ़ेंगे? मेरा तो सवाल सीधा है ना। जी ने, अशोक जी, पासा फेंका था, दलितों की राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि यदि आज हम ऋषिशंकर मिश्रा, एक मिनट, तो कल को जो दलित जो है ऋषिशंकर मिश्रा हमारे पास आ जाएगा, उसका वोट बैंक आ जाएगा, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ऋषिशंकर मिश्रा कोई उपकार नहीं किया था जीतन राम मांझी के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। ऋषिशंकर मिश्रा, बहुत संक्षेप में, 34% परिवार गरीबी रेखा के नीचे है बिहार में। गरीबी में नंबर 1 है बिहार, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है। लड़कियों और पुरुषों और महिलाओं को और लड़कियों का अनुपात जो है उसमें फिसड्डी है। तो क्या इस तरह के शिगुफों से बिहार आगे बढ़ जाएगा? देखिए अशोक जी, नीतीश कुमार या लालू यादव दोनों मंडल के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उनको अति पिछड़े के डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, लेकिन मंडल अरे ये भी समझा दीजिए ना ऋषि भाई, ये भी समझाइए कि मंडल की राजनीति करने से बिहारियों को क्या फायदा हुआ? अरे आपको क्या फायदा हो गया, हमें क्या फायदा हो गया, वहां के लोगों को क्या फायदा है, ये भी बता दीजिए थोड़ा। मंडल की राजनीति, मंडल कमंडल आप क्या घुमा रहे हैं आप ये बता दीजिए ना कि मंडल की राजनीति से क्या फायदा हुआ? जैसा कि जातिगत सर्वे आज जो हुआ है, जनगणना नहीं, सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे से बिहारियों के लिए क्या फायदा हुआ? जातिगत सर्वे नहीं है, जातीय उन्माद पैदा करने की तरकीब है बिहारियों के लिए ना, उन्माद पैदा करने की एक तरकीब निकाल के लाए हैं जातिगत सर्वे। सर अब नहीं, समय नहीं, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, मेरे पास फायदा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से हो रहा है, पूरे देश का हिंदू मुस्लिम जो है वही करता है जिसके पास कोई अस्तित्व नहीं बचा है। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो भी राजनीति, और मैं फिर कह रहा हूं कि कुल मिलाकर जो आप आंकड़े अगर देखेंगे बिहार के, तो आंकड़े जो है वो बिहार कई मामलों में, ज्यादातर मामलों में सबसे फिसड्डी राज्य बन के रह गया। एक तो राज्य सबसे फिसड्डी है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी बीमारू है। ऐसे चलेगा नहीं। बिहार के लिए सोचिए, कुछ बेहतर सोचिए, और इस तरह की भाषा, बीमारू भाषा का इस्तेमाल जो है वो वास्तव में बिहार के लिए अपमानजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। नमस्कार।